हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आया कि जब पानी में सबसे पहले पहला सजीव बना जो एक पेशीय था यूनिसेलुलर, तो उसके बाद किस तरह से ये सारे सजीव आए। मगर उससे पहले भी एक सवाल ये बनता है कि उस सजीव की निर्मिति कैसी हुई। यानी अगर हम सवाल ये ले कि पूरी पृथ्वी पे किस तरह से सजीवों की निर्मिति हुई, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ इस चैप्टर के शुरू करने से पहले। अब थियरीज ऑफ इवोल्यूशंस दी गई है। जैसे अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति की, तो जो ये ब्रह्मांड है उसकी निर्मिति तकरीबन 15 बिलियंस ईयर्स एगो हो गई थी। अगर हम बिलियंस को लैक्स में कन्वर्ट करें तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 लाख, तो 150,000 ईयर्स पहले ब्रह्मांड की निर्मिति हुई थी। और वो एक बिग बैंग थ्योरी जो कि एबेल लेमोनाइट इन्होंने दी थी। ये उनका कहना था कि स्फोट हो और उसकी वजह से ब्रह्मांड में सारे एलिमेंट्स फैल गए। अब अगर वहाँ से अगर और डिस्टेंस ले तो पृथ्वी और जो हमारी सौरमाला है उसकी निर्मिति 4.6 बिलियंस पूर्व हुई। यानी 15 बिलियंस पूर्व ब्रह्मांड की निर्मिति, और उसके बाद अभी अगर हम बात करें 4.6 बिलियन पूर्व हमारे पृथ्वी और सौरमाला की निर्मिति। और पृथ्वी पर सजीवों की निर्मिति यानी फर्स्ट सेल की जो निर्मिति है वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर एगो ऐसे माना जाता है। अब ये जो पृथ्वी पे सजीवों की निर्मिति या फिर पहले सेल की निर्मिति की जो प्रोसेस है उसको प्रोटोबायोजेनेसिस ये एक वर्ड भी दिया गया है। अब ये इसके बारे में प्रोटोबायोजेनेसिस के बारे में बहुत सारी थेरीज हैं जिसमें अगर सबसे पहले थेरी का अगर हम बात करें तो है थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो कि फादर सुड्रेस ने दी थी। तो इनका कहना ये था कि दुनिया में यानी पृथ्वी पे जितना भी जीवन है वो ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है, भगवान द्वारा निर्मित किया गया है। उसके बाद सेकंड थेरी आई थी जो कॉस्मोजोइक थेरी जो रिचर ने दी थी 1856 में दी थी। अब ये काफ़ी उनका एक बहुत ही अच्छा एक तर्क था। उनका कहना ये था कि पृथ्वी पे जितना भी जीवन आया है ये एक्चुअली पृथ्वी का नहीं है, ये किसी बाहर से आया है। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे ग्रह से उल्का गिरी या फिर कुछ हो गया जिसके थ्रू वहाँ के कुछ जीव यहाँ आ गए जो शुरुआत में उनके सेल्स ही थे, फिर उनके थ्रू इस तरह से ये जीवन यहाँ पनपा है। तो इस थ्योरी को कहा जाता है कॉस्मोजोइक थ्योरी जो कि रिचर ने दी थी 1856 में। उसके बाद एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का ये मानना है कि जितने भी सजीवों का निर्माण यहाँ हुआ है वो सभी किसी न किसी सजीव से ही आए हैं, यानी किसी सजीव से ही दूसरे सजीव की निर्मिति हुई है। लेकिन इसके ऊपर और एक थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस थ्योरी का कहना यह है कि जो सजीव अभी निर्माण हुए हैं या फिर जो सजीव हैं वो किसी निर्जीव चीज़ से बने। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि कोई निर्जीव चीज़ अपने आप में किसी सजीव का निर्माण कर सकती है। इसी को सामने लाते हुए एक थ्योरी बाद में आई जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और ये आज के डेट में आधुनिक सिद्धांत बोल के प्रचलित है। ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये ओपेरिन नाम के एक बायोकेमिस्ट ने दिया था जिन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसमें इन्होंने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझाया। अब ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी बनी तो शुरुआत में वो पूरा एक आग का गोला थी, लेकिन जैसे जैसे वो सूरज से दूर होती गई वो ठंडी होती गई, और जैसे जैसे वो ठंडी होती गई तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो हेवी एलिमेंट्स हैं लाइक फेरस, निकेल, ये जो हेवी एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो गए, और जो हल्के एलिमेंट्स थे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी बाहरी भाग में स्थित हो गए जिसकी वजह से वातावरण बना। अब बहुत सालों बाद ये ऐसे ही चलता गया, और फिर जो ऊपर के हल्के कण हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके उन्होंने कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स बना लिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलके अमोनिया बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके H2O यानी पानी, उस वक्त तो वेपर ही था, वेपर बना लिया। फिर
कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन बना लिया, मीथेन गैस। ये सारी तभी की गैस थी। लेकिन फिर और कुछ साल बीते और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसमें से जो पानी है वो जल रूप में आ गया और फिर इसी जल में बाकी सारी चीज़ें हुई। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अणु की निर्मित हुई। सूक्ष्म अणु यानी जैसे अमाइनो एसिड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स या फिर प्यूरिन, पिरामिडिन्स, ये जो एक सिंपल स्ट्रक्चर वाले जितने भी अणु थे उनकी निर्मित सबसे पहले हुई। फिर इन्हीं से फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते गए, जैसे मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बना, फिर प्यूरिन पिरामिडिन से न्यूक्लियोटाइड्स बने, फिर न्यूक्लियोटाइड्स फिर आगे चल के न्यूक्लिक एसिड, फिर जैसे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, और इस तरह से न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। फिर उसने फिर एक सेल का निर्माण किया और फिर उसके बाद सेल से लेके बाद में धीरे धीरे हम देख रहे हैं आज तक का ये सफ़र है। तो इवोल्यूशन में हमें जनरली पढ़ना है कि उस सेल के बाद जब ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर शुरू हुआ तो उसके बाद से लेके अभी तक किस तरह से जीवन ने अपनी प्रगति की है, इस बारे में हम इस चैप्टर इवोल्यूशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में कि भाई वहाँ से जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर का एक जीवन था वो किस तरह से आज हमारे रूप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में सामने आ चुका है। तो ये इवोल्यूशन हुआ। अब ये जो इवोल्यूशन हो रहा था इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो थी प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये प्रोटीन नहीं बनता तो शायद ही इतना अच्छा सजीव निर्माण हो पाता, क्योंकि हम सारे जो बने हैं वो प्रोटीन से बने हैं। ज़्यादातर हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो मेनली प्रोटीन्स के बने हैं। शुरुआत के समय में जब कार्टिलेज नहीं निर्माण हुआ था और बोन्स का स्ट्रक्चर नहीं होता था तो सारा प्रोटीन और फैट्स इसी के ऊपर पूरा सजीव रहता था। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है इसके बारे में हमें सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ हेरिडिटी के बारे में कुछ बातें बताई गई। जैसे हेरिडिटी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द जीन। जीन कहाँ होते हैं, तो अपने जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होते हैं, तो डीएनए पे जीन्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कैसे दिखेगी, जो आगे होने वाला जो बच्चा है वो कैसे होगा, उसकी आंखें कैसे होंगी, कलर कैसे होगी, हाइट कैसे होगी, सारी चीज़ें जीन के ऊपर डिकोड की जाती है। तो ये एक जीन से दूसरे जीन यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने को हेरिडिटी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले जॉर्ज मेंडल ने की थी 1886 में, इसलिए उनको पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेसिस भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। पूछा जाता है हु इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेसिस, द आंसर इज़ जॉर्ज मेंडल। 1886 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद और एक थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है जिसे कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी, जो कि दी थी ह्यूगो डी वेरिस ने 1901 में। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी वेरिस 1901 में दी थी। म्यूटेशन क्या है, जैसे इवोल्यूशन का ये शॉर्टकट है। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते हम ऐसे हुए, लेकिन म्यूटेशन में ये होता है कि जब नया जनरेशन बन रहा है उस वक्त में उसके किसी एक जीन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, जिस वजह से एक अलग सा नया कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई पड़ता है। या फिर हो सकता है कोई कैरेक्टर जो पहले था उसमें कोई मॉडिफिकेशन दिखाई पड़े, तो इसे कहा जाता है म्यूटेशन, जो एक सडन चेंज है, और इवोल्यूशन जो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चेंज है। तो जो म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी ये ह्यूगो डी वेरिस ने दी थी। अब उसके बाद एक और एक पॉइंट याद रखने वाला है, जो है कि भाई मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये दिया था फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनाड ने 1961 में। इन्होंने सबसे पहली बार ये देखा था कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता। अब ये इन्होंने एक बैक्टीरिया के सेल में देखा था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देने वाले कौन है, वो है फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनाड। इन्होंने मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिया था। अब चलो शुरू करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का बनना। अब ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक्चुअली क्या है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, इसके बारे में डिटेल हमें जानना चाहिए। तो ये सारा प्रोटीन सिंथेसिस में आएगा।
अब इसमें एक टर्म आती है सबसे पहले, सेंट्रल डोगमा। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट एंड नोट ऑन सेंट्रल डोगमा। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? द एप्रोप्रिएट प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। अब जो भी प्रोटीन हमारे सेल को बनाना है उसका सबसे पहले गाइडलाइन अपने डीएनए में मौजूद होता है। वो डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग होकर उसमें से आरएनए बनाता है, फिर आरएनए के थ्रू उस प्रोटीन को बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोगमा। इसलिए इसका नाम शायद सेंट्रल भी रखा गया है, क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल्ड ये सारी चीज़ होते हैं। जैसे न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो कंट्रोल कराता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, मगर वो खुद डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, वो आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनवाता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल डोगमा। शायद आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से बताता हूँ। सेंट्रल डोगमा, द अप्रोप्रिएट प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोगमा। अब प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले उसका पहला स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए सबसे पहले अपने 2 स्ट्रैंड, जो डबल हेलिकल उसका स्ट्रैंड है उसमें से वो अलग हो जाता है, उसका एक स्ट्रैंड अलग आके फिर उसके ऊपर जो कोडॉन्स हैं, जो कोड्स हैं, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक mRNA तैयार कराता है। तो जो mRNA का बनना है अकॉर्डिंग टू द डीएनए स्ट्रैंड, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड मेक्स द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि डीएनए वही है। अब उसके बाद जो mRNA बना, mRNA अपने साथ एक ट्रिपलेट कोडॉन लेके चलता है। जैसे द कोड्स फॉर ईच अमाइनो एसिड्स हैविंग मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। अब किस तरह का अमाइनो एसिड बनाना है इसके लिए कोड उसको दिया जाता है, लेकिन ये 3 कोडॉन का बना हुआ होता है, इसलिए उसको ट्रिपलेट कोडॉन कहा गया। अब हर एक ट्रिपलेट कोडॉन अपने साथ लेके, ऐसे mRNA के पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। अब सेकंड फेज है उसका, सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि ट्रांसलेशन में ऐसा है कि जो टीआरएनए है वो हर एक कोडॉन का एक एंटी कोडॉन बनाएगा। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि नहीं, जैसे इंग्लिश को मराठी में ट्रांसलेट कर दिया, उसी तरह से जो कोडॉन mRNA लेके आया था डीएनए से, उस कोडॉन का एक एंटी कोडॉन बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए ये एंटी कोडॉन लेके कहा जाएगा तो एक राइबोसोम में जाएगा, क्योंकि सारा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होने वाला है, वो राइबोसोम में ही होने वाला है। तो राइबोसोम में भी एक आरएनए, जैसे जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा गया, तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, mRNA के ऊपर 3 के कोडॉन्स के इसमें से जंप लेके ऐसे सरकते जाता है। जैसे पहले 3 कोडॉन, फिर टीआरएनए अपना एक एंटी कोडॉन लाएगा, फिर वहाँ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से हट जाएगा वो, फिर अगले 3 कोडॉन mRNA पे, फिर दूसरा उसके हिसाब से जो टीआरएनए जो एंटी कोडॉन लाया है वो कोडॉन को साथ एंटी कोडॉन मैच करा के वहाँ एक अमाइनो एसिड बना देगा। इस तरह से एक फैक्ट्री में जिस तरह से काम चलता है उस तरह से अपने बॉडी में भी हर सेल में इस तरह से ये काम चलता है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो मूव करते रहता है mRNA के ऊपर, और ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए वो एंटीकोडॉन लेके आता है और फिर वो पेप्टाइड लिंकेज बना देता है आरआरएनए। कोडॉन और एंटीकोडॉन में पेप्टाइड लिंकेज बना दिया किसने, आरआरएनए ने, और इसी प्रोसेस को हमने कह दिया ट्रांसलोकेशन। फिर से एक बार समझते हैं। द आरआरएनए मूव्स ओवर mRNA बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, and while doing that the amino acid brought by tRNA are bounded together by peptide bond by rRNA is called translocation। और इस तरह से एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाती है, जिसी को हम प्रोटीन बोल देते हैं। तो ये पूरा हो गया प्रोटीन सिंथेसिस।